लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को मिला दे किसी एक पार्टिकुलर एरिया का, तो वो क्या कहलाता है? इको सिस्टम। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इको सिस्टम है। जैसे इस क्लासरूम एक इको सिस्टम है। तो बताया कि क्लासरूम में लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो लिविंग की जो बात करें क्लासरूम में, तो मैंने बताया था कि हम लोग तो है ही, ह्यूमन स्पीसीज तो है ही। हम लोगों के अलावा, ह्यूमन स्पीसीज के अलावा इस क्लासरूम में चींटी हो सकता है, इस क्लासरूम में कॉकरोच हो सकता है, इस क्लासरूम में छिपकली आपको मिल सकता है, इस क्लासरूम में ढेर सारा बैक्टीरिया मिल सकता है, इस क्लासरूम में फंजाई मिल सकता है। तो ये सब क्या है? क्लासरूम का लिविंग है। और सारे लिविंग को मिला दे तो कम्युनिटी, तो लिविंग कम्युनिटी हो गया। इसके अलावा जो हम लोग बात करें इसी क्लासरूम में नॉन लिविंग फैक्टर भी ढेर सारा है। नॉन लिविंग में अगर हम लोग जाए तो इसमें टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, नहीं, पैनल है, पंखा है, दीवार है। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग। तो इस क्लासरूम में जितना भी लिविंग है और प्लस नॉन लिविंग दोनों को अगर हम मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? इस क्लासरूम का इको सिस्टम। तो ये बताया था। उसके बाद बताया गया था कि इकोसिस्टम में हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के रिगार्डिंग बात करते हैं। लिविंग का तो बात करते ही है, नॉन लिविंग का भी बात करते हैं, दोनों मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। तो पिछले क्लास में इकोसिस्टम में जो हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें प्रोड्यूसर होता है। पिछले क्लास में बताया गया था कि प्रोड्यूसर होता है, और प्रोड्यूसर के बाद जो हम लोग बात करें कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर में बताया गया था कि ग्रास, जैसे कोई भी प्लांट है तो वो सब क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर कहलाएगा। फिर बताए थे रेबिट, फॉक्स और लायन, ये तीनों क्या है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में ढेर सारा बात किए थे। बताया था कि इसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। रेबिट जो है हर्बीवोर ऑफ इकोसिस्टम है, कंज्यूमर है। फिर फॉक्स, ये सब फॉक्स और लायन बताया गया था कि ओमनीवोर ऑफ इकोसिस्टम बोल सकते हैं हम लोग इसको। लेकिन इसमें स्पेशल फॉक्स के बारे में बात करें तो कार्निवोर ऑफ इकोसिस्टम है ना। तो बताया गया था कि कार्निवोर है, और जनरली टॉप कंज्यूमर जो होता है वो ओमनीवोरस होता है। तो ये सब बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। पिछले ही क्लास में और भी कुछ कुछ बात डिस्कस किए थे हम लोग। बताया गया था कि इसको प्रोड्यूसर बोलेंगे, ऑटोट्रॉप जो है। उसके अलावा जो रेबिट है प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। फिर बताया गया था सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर, तो इसी को बांटा गया था फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर में। फिर इसी में हम लोग बात किए थे माइक्रो कंज्यूमर के बारे में भी। तो बताया गया था कि बैक्टीरिया और फंजाई जो होता है वो सब किस में आएगा? माइक्रो कंज्यूमर के अंतर्गत आएगा। और भी बात किए थे इसमें। इसी पे मैंने बताया था कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग एक मिनरल साइकिल और दूसरा एनर्जी फ्लो, यही दो के बारे में हम लोग मेनली बात करते हैं। किसके बारे में? एक मिनरल साइकिल और दूसरा एनर्जी फ्लो। तो मिनरल साइकिल में बताया था कि कोई भी मिनरल साइकिल जो चलेगा तो प्लांट जो है, प्लांट जो मिनरल लिया तो वो कहाँ पे लाया? लीफ में ले आया, या अपने बॉडी में ले आया, अपने सेल में ले आया। तो यही प्लांट को खा के, तो ग्रास भी प्लांट होता है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे। इसको खा के रैबिट जिंदा है, तो मिनरल्स कहाँ पे आ गया? रैबिट के पास। रैबिट को खा के फॉक्स जिंदा है, तो मिनरल्स आ गया फॉक्स के पास, और फॉक्स को खा के कौन जिंदा है? लायन। तो मिनरल्स आ गया लायन के पास। फिर मैंने बोला था कि इसी में से मरेगा सरेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करके फिर से मिनरल्स सॉइल में डाल देता है। तो एक तो ये भी बात किया गया था। फिर और भी बात किए थे इसमें। इसमें बताया गया था कि फूड चेन में एनर्जी फ्लो मेनली होता है। एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ का कहाँ पे था? सन के पास। तो सन वाला जो एनर्जी लिया, तो मैंने बताया था कि कोई भी प्लांट 2 to 10% ही मैक्सिमम एनर्जी ले पाता है सन से जो आने वाला एनर्जी। बताया गया था कि सन से जो एनर्जी प्लांट लेता है तो मेनली फोटोसिंथेसिस करके, और फोटोसिंथेसिस आप लोग का अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो उसमें ये भी बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है मेनली विजिबल लाइट के रेंज में होता है, जिसको हम लोग पार बोलते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसका रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का जो लाइट होता है वो पार कहलाता है। तो ये सब बात किया गया था। तो 2 to 10% जो लिया, जिसको हम लोग अगर 100% मान लें, तो बताया गया था कि नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जब भी ट्रांसफर होगा, T1 से T2 में जब भी जाएगा तो 10% का ट्रांसफर होता है। तो फिर अगले टॉपिक लेवल को 10%, फिर अगले को 10%, तो इसी को बोला गया था लिडमैन का लॉ। नहीं, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था
कि कोई एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फिर बताया गया था आपको कि 10% अगर जाए तो T4 तक आते आते एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए जनरली T5 आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तब T5 तक भी जाएगा। तो उसका भी एग्जाम्पल बताया था कि कब T5 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और भी आगे आया था तो टाइप्स ऑफ फूड चेन में आए थे ग्रेजिंग फूड चेन या प्रीडेटरी फूड चेन के नाम से भी जाना जाता है कि ग्रास को खाने वाला रैबिट, रैबिट को खाने वाला फॉक्स को खाने वाला लायन। प्रोड्यूसर होता है ग्रास। उसके बाद जो हम लोग बात किए थे इधर कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ट्रॉपिक लेवल पे बात हुआ था T1, T2, T3 एंड T4। सेम अगर प्लांट में बात करें, एक्वेटिक में बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास की जगह प्रोड्यूसर की जगह क्या आ जाता है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में मैंने बात किया था, मैंने बोला भी था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस का जितना अर्थ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसका 90% फोटोसिंथेसिस जो होता है ना अकेला एक्वेटिक में होता है, और एक्वेटिक में होने वाले फोटोसिंथेसिस का तकरीबन 85% अकेला अलगी करता है, जो हम लोग फाइटोप्लैंक्टन में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अलगी चीफ प्रोड्यूसर है वाटर में। फिर बताया गया था कि इसको खाने वाला जू प्लैंक्टन को खाने वाला स्मॉल फिश को खाने वाला लार्ज फिश। तो ये एक फूड चेन के बारे में बात किया गया था। फिर बताया गया था कि पैरासिटिक फूड चेन एक होता है। पैरासिटिक फूड चेन में एग्जाम्पल लिया गया था प्लांट का कि एक ट्री है, ट्री के ऊपर रहने वाला सैकड़ों बर्ड हो सकता है और उस सैकड़ों बर्ड के ऊपर रहने वाला हजारों पैरासाइट हो सकता है, बर्ड का पैरासाइट। फिर बताया गया था कि डेट्राइटस फूड चेन भी एक होता है, डेड मैनग्रोव्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने वाला, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये किस में आएगा, डेट्राइटस फूड चेन के अंतर्गत आएगा। तो ये सब बात हम लोग कर चुके थे, पिछले ही क्लास में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में जो हम लोग को मेनली बात करना है फूड वेब पे बात करना है, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, और देन फिर हम लोग देखेंगे ए बायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फूड वेव कि फूड वेव क्या है। फूड का वेव, वेब बोले तो जाल, जो फूड चेन हम लोग देखे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं फूड वेब। फूड वेब कहाँ मिलेगा, तो बिग इकोसिस्टम में। फूड वेब जब भी मिलेगा तो याद रखना है बिग इकोसिस्टम, जो बड़ा इकोसिस्टम हो, या कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम भी लिख सकते हैं। फूड वेब में ढेर सारा मेनी फूड चेन इन्वॉल्व होगा। आप लिख सकते हैं इसमें फूड वेब में क्या होगा, तो मेनी फूड चेन आपस में इन्वॉल्व रहेगा, नहीं, या इंटरलिंक्ड होगा। ढेर सारा फूड चेन आपस में जुड़ा पड़ा रहेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलते हैं हम लोग इसमें, फूड वेब। फूड वेब में ढेर सारा फूड चेन जो आपस में इन्वॉल्व रहेगा। तो जरा सा एक फूड वेब बना के देखते हैं और फिर इस पे बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। कोई भी फूड चेन स्टार्ट करेंगे तो आउटोट्रॉप से स्टार्ट करना होगा, बोले तो प्लांट। कोई भी प्लांट आप ले लो, एक है प्लांट, एक तो फूड चेन मैंने आपको जो बता रखा है कि प्लांट में अगर ग्रास मान ले तो एक तो हो जाएगा रेबिट, इसको खाने वाला फॉक्स, इसको खाने वाला लायन। अगर पिछला क्लास आपने किया है तो मैंने बताया था कि ये जो लाइन है बहुत ही धांसू लाइन है। अभी तक जितना भी बात की सब चीज इसी लाइन के अकॉर्डिंग बात की हम लोग। मैंने बताया भी था कि इकोसिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आए, खासकर लिविंग से रिलेटेड, बायोटिक कम्युनिटी से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, ये लाइन लिख के बस सोच दीजिए, आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। आंसर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है ये लाइन अगर है तो। मेन लाइन यही लिखते आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखूं, क्योंकि फूड वेब बनाना है और भी चीज लिखना है। तो रैबिट, फॉक्स और लायन, ये एक फूड चेन है। दूसरा अगर फूड चेन मुझे बनाना हो तो मैंने बताया कि फूड वेब कहाँ आएगा, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में। तो प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर रहने वाला रेट भी तो हो सकता है, यहाँ रेबिट था उसमें रेट, रेट को खाने वाला स्नैक भी हो सकता है, स्नैक खा लेगा रेट को, नहीं तो ये भी आया। इवन स्नैक को खाने वाला पिकॉक भी तो हो सकता है, नहीं, पिकॉक जो स्नैक को खा लेगा।
तो देखो ये एक फूड चेन अलग है, ऊपर फूड चेन अलग है, और भी फूड चेन बनाएंगे, ढेरों फूड चेन आएगा इसमें। अगर दूसरा फूड चेन देखें तो एक ये भी हो सकता है, प्लांट प्लांट प्रोडक्ट को खाने वाला डियर, नहीं, और डियर को खाने वाला सीधा लायन पे ऊपर लिखा हुआ है, लायन के पास चला गया। ये भी एक क्या है, फूड चेन ही है। और भी फूड चेन हो सकता है कि जो प्लांट है, प्लांट को खाने वाला इंसेक्ट या प्लांट के ऊपर रहने वाला इंसेक्ट, इंसेक्ट सब है। अब इंसेक्ट को कौन खाएगा, तो स्नेक भी खा सकता है। एक तो ये है कि इधर चला जाएगा, दूसरा है इंसेक्ट को खा लिया फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खा लेगा, फ्रॉग को भी स्नेक खाता है। इवन फ्रॉग को खाने वाला है ईगल, ये भी चला जाएगा, ये भी फूड चेन हो गया। और भी फूड चेन हो सकता है। इस तरह से फूड चेन अगर बनाया जाए तो ढेरों फूड चेन आपको मिलेगा। एक तो है कि प्लांट प्लांट के ऊपर डायरेक्ट रहने वाला पिकॉक, ऊपर से ले लेते हैं, प्लांट के ऊपर रहने वाला पिकॉक, ये भी एक फूड चेन है। और भी फूड चेन हो सकता है, प्लांट प्लांट को खाने वाला गॉट, नहीं, और गॉट की बात करें तो इसको खाने वाला फिर लायन। इवन और भी हो सकता है ढेरों, नहीं, यहां पे जो रैबिट था, तो रैबिट को कौन खा सकता है, ईगल खा सकता है कि नहीं, रैबिट को खाने वाला ईगल। तो कहने का मतलब ढेर सारा फूड चेन अगर आप मिला दीजिएगा तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं फूड वेब, जाल की तरह स्ट्रक्चर। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे ये T1 है, इसको देखें हम लोग तो ये सब T2 के अंतर्गत आएगा, इधर देखें तो T3 हो गया, और लास्ट में T4। लेकिन डिपेंड करेगा, जैसे प्लांट प्लांट को खाने वाला पिकॉक, तो प्लांट T1 तो पिकॉक T2, अगर इस केस में देखा जाए तो। ऊपर वाला जो गया है फूड चेन उसमें T1 एंड T2 की बात की। लेकिन जनरली क्या होता है, स्टेप बाय ये चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। फूड वेब में खास बात होता है कि ये फूड चेन से ज्यादा स्टेबल है, यही कहिए कि फूड वेब स्टेबल होता है, सेल्फ सस्टेनेबल होता है। थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब कर भी दीजिएगा तो इसको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि स्नेक आपको पसंद नहीं है, सांप जनरली किसी को पसंद नहीं होता, अगर आप स्नेक को मार भी दिए तो क्या होगा, इंसेक्ट बढ़ने लगेगा तो इसको कंट्रोल फ्रॉग कर लेगा, फ्रॉग बढ़ने लगेगा तो ईगल उसको कंट्रोल कर लेगा, रेट बढ़ने लगेगा तो रेट को डायरेक्टली ईगल खा सकता है। रेट को कौन खा लेगा, ईगल खा लेगा डायरेक्टली। तो कहने का मतलब है कि फूड चेन में एक भी ट्रॉपिक लेवल हम लोग गड़बड़ कर रहे थे तो पूरा का पूरा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है, फूड वेब में अगर एक आध ट्रॉपिक लेवल डिस्टर्ब हो भी गया तो पूरा कहिए कि दूसरा जो ट्रॉपिक लेवल है वो उसको तुरंत में कंट्रोल कर लेगा, उसका नंबर बढ़ने नहीं देगा, है ना, उसको उसके ऊपर हावी हो जाएगा या कंट्रोल कर लेगा। इस तरीके से बात करते हैं। तो फूड वेब स्टेबल होता है, फूड चेन जबकि स्टेबल नहीं था। तो फूड वेब में इतना ही बात बताना था। एक इसी में है, बायोटिक फैक्टर में ही आता है पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। एक जो आपका एनसीईआरटी लिखा है पिरामिड के बारे में जरा सा बात किया है, तो ये पिरामिड पे देखते हैं। तो छोटा हेडिंग आएगा पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ इको सिस्टम। किसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, जैसे बोले पिरामिड तो आपके दिमाग में तो आता होगा कि ये पिरामिड शेप का त्रिभुजाकार जो बोलते हैं। और पिरामिड आप जान रहे हैं तो आपको पता है कि नीचे क्या होता है, बेस जो चौला है, और ऊपर में टिपर पार्ट, नहीं नोकीला हो गया। किसको बोलेंगे पिरामिड, तो पिरामिड में जो हम लोग बात करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। पिरामिड में जो हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर। जो पिरामिड में हम लोग बनाते हैं क्या, तो पिरामिड क्या है, तो ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर। तो इकोलॉजिकल पैरामीटर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे, एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होता है एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। कहाँ का? तो किसी भी इकोसिस्टम का, इन एन इकोसिस्टम is known as pyramid of ecosystem, pyramid of ecosystem। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। पिरामिड जो हो सकता है, पिरामिड जो बनाया जाता है, नहीं तो कोई ना कोई बेसिस पे बनाया जाएगा। तो पिरामिड जब भी हम लोग बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ, तो किसके बेसिस पे बनाया जा सकता है? तो पिरामिड बन सकता है नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, नहीं नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, ईटीसी, इस तरह का पिरामिड। लेकिन हम लोग को जो मेनली पढ़ना है यही तीन पढ़ना है, इसीलिए मैंने तीन ही नाम लिखा। सबसे पहले जो पिरामिड बनाने का काम किए थे चार्ल्स एल्टन, नहीं फर्स्ट पिरामिड जो बनाए थे, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल पिरामिड वाज फॉर्म बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल पिरामिड वाज फॉर्म बाय, तो नाम क्या है साइंटिस्ट का? चार्ल्स एल्टन, एल्टन, नहीं इन्होंने ही सबसे पहले पिरामिड बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वीवीआई जो भी बच्चे मेडिकल का एग्जाम देंगे 2026 नीट, चार्ल्स एल्टन इस बार पूछने जा रहा है। चार्ल्स एल्टन के कारण ही इसका नाम एल्टोलियन पिरामिड भी पड़ता है, नहीं तो इसी का नाम पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम या एल्टोलियन पिरामिड, कहाँ लिखो इधर लिख देता हूँ, इसी के आधार पे क्या बोला जाता है? एल्टोलियन पिरामिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो इस तरह से हम लोग बनाएंगे ये क्या है, कौन सा पिरामिड है? तो एल्टोलियन पिरामिड। तो जैसा कि मैंने बताया इस पिरामिड को हम लोग नंबर के बेसिस पे बात कर सकते हैं, बायोमास के बेसिस पे बात कर सकते हैं और एनर्जी के बेसिस पे भी बात किया जा सकता है। तीन पिरामिड हम लोग बात करेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अगले पेज में ले रहा हूँ उसको। तो हम लोग बात कर रहे हैं पिरामिड, तो पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे देख लेते हैं पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे अगर पिरामिड देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर यहां लिखो। तो सबसे पहले नंबर के बेसिस पे पिरामिड देखते हैं। तो नंबर के बेसिस पे जो पिरामिड देखिएगा, तो पिरामिड जब भी बनेगा तो पिरामिड में फूड चेन को एकोमोडेट किया जाता है, फूड चेन है ना, कभी भी फूड वेब को पिरामिड में डाला नहीं जाता है। जब भी पिरामिड हम लोग बनाए तो किसका? नंबर के बेसिस पे अगर देखा जाए
तो नंबर के बेसिस पे अगर पिरामिड हम लोग देखें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का देखते हैं पहले। नंबर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो पहला देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जहां आया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था ग्रास, खाने वाला रैबिट, खाने वाला फॉक्स, खाने वाला लायन। इसका अगर पिरामिड बनाया जाए तो सबसे ज्यादा नंबर किसका है? ग्रास का होगा, रैबिट का होगा, फॉक्स का होगा या लायन का? ग्रास का, तो नीचे ग्रास आ जाएगा। इससे कम नंबर किसका होगा? उससे भी कम, उससे भी कम। तो ये पिरामिड सीधा है, सीधा पिरामिड को बोलता है अपराइट। तो नंबर के बेसिस पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा आता है? सीधा आता है, अपराइट आता है। पिरामिड में जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? तो ट्रॉपिक लेवल, हम लोग चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं। ये T1 है, T2 है, T3 एंड T4 है। तो किसके बेसिस पे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम नंबर के बेसिस पे कैसा हो गया? सीधा। एक इकोसिस्टम हमारे पास है एक्वेटिक वाला, एक्वेटिक इकोसिस्टम। जहां है एक्वेटिक इकोसिस्टम, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था फाइटोप्लैंक्टन खाने वाला, जू प्लैंक्टन खाने वाला, स्मॉल फिश और खाने वाला लार्ज फिश। ये किसके बेसिस पे आया? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम नंबर के बेसिस पे। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो इसका भी पिरामिड क्या आता है? सीधा ही आएगा, बोले तो अपराइट आएगा। अब इसको अगर बैठाए तो फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे आएगा, इससे छोटा है, कम आएगा नंबर में जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश और देन फिर फाइनल लार्ज फिश। यहाँ भी T1, T2, T3, T4 के लेवल पे जाएंगे। तो ये भी पिरामिड क्या है? सीधा है, अपराइट पिरामिड इसका भी आता है। नहीं, अपराइट पिरामिड इसका भी आएगा। तो ये हो गया किसके बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे देखे हम लोग। तो नंबर के बेसिस पे दो देखे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। लेकिन अगर बात किया जाए ट्री इकोसिस्टम का, ट्री, तो नीचे जगह कम है तो इधर खींच लेता हूं। तो तीसरा नंबर पिरामिड ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम। तो नंबर के बेसिस पे ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो आपको पता है एक ट्री, ट्री पे रहने वाला सैकड़ों बर्ड और बर्ड्स के ऊपर रहने वाला हजारों के तादाद में बर्ड का पैरासाइट, बर्ड पैरासाइट। तो जगह थोड़ा कम है तो जगह बनाता हूं। तो ट्री इकोसिस्टम में जो हम लोग देखेंगे ट्री इकोसिस्टम का, चले देखिए। तो ट्री इकोसिस्टम की जो बात कर रहे हैं, ट्री वाला, तो ट्री इकोसिस्टम का अगर पिरामिड देखे तो आपको बता दूं ये ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड, तो मैं इधर ही लिख लेता हूं, जगह बन गया है तो, जगह बन गया है तो यहीं पे लिख रहा हूं। तो ट्री इकोसिस्टम, तो मैंने क्या बताया, ट्री इकोसिस्टम का अगर पिरामिड देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो ट्री होगा, ट्री के ऊपर रहने वाला बर्ड्स और बर्ड्स के ऊपर रहने वाला बर्ड्स का पैरासाइट। तो ये वाला जो पिरामिड है ये उलट जाएगा। क्यों उल्टा होगा? क्योंकि ट्री जो है एक हो है, तो उसके रहने पर उसके ऊपर रहने वाला ढेर सारा बर्ड्स और बर्ड्स के ऊपर रहने वाला बर्ड्स का पैरासाइट। तो इस पिरामिड को, ये उल्टा जो पिरामिड हो गया है, बोलता है इन्वर्टेड। तो नंबर के बेसिस पे एक उलट गया है,
नाम क्या है? ट्री इकोसिस्टम। नंबर के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो जो ट्री इकोसिस्टम वाला पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है, नहीं, बाकी सारा पिरामिड अपराइट है, सीधा है। लेकिन ये किसके बेसिस पे बात किए? नंबर। दूसरा अगर बात करूं मैं बायोमास के बेसिस पे, तो एक तो नंबर के बेसिस पे देखे, दूसरा देख रहे हैं बायोमास। बायोमास के बेसिस पे सबसे पहला ग्रासलैंड वाला अगर देखो, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बायोमास के बेसिस पे भी सीधा होगा। बायोमास के बेसिस पे भी क्या होगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जो बात कर रहे हैं वो सीधा ही होता है। सबसे ज्यादा बायोमास हो जाएगा ग्रास का, उससे कम रैबिट, उससे भी कम फॉक्स और उससे भी कम लायन, सीधा होगा। बायोमास के बेसिस पे अगर देखा जाए एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम पलट जाएगा। बायोमास जो है फाइटोप्लैंक्टन का कम होगा, उससे ज्यादा होता है जू प्लैंक्टन का, उससे ज्यादा होगा स्मॉल फिश का, उससे ज्यादा होगा लार्ज फिश का, इन्वर्टेड। लेकिन अगर बात किया जाए ट्री इकोसिस्टम, बायोमास के बेसिस पे ट्री इकोसिस्टम, तो ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा? ट्री का। ट्री से कम बायोमास उस पे रहने वाला बर्ड्स, और देन बर्ड्स का पैरासाइट उससे भी कम। तो फिलहाल दो पिरामिड आपको उल्टा दिख रहा है। एक ट्री इकोसिस्टम नंबर के बेसिस पे पलटेगा, और बायोमास के बेसिस पे कौन पलट गया? एक्वेटिक इकोसिस्टम पलट चुका है बायोमास के बेसिस पे, है ना? तो दो पिरामिड यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ट्री इकोसिस्टम और बायोमास वाला। लेकिन क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर लैक के बारे में बात हो, एक्वेटिक में अगर हम लोग लैक के बारे में स्पेशल बात करें, ये स्पेशल बात हो जाता है, स्पेशल पॉइंट है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? छोटा लैक का। बायोमास के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं किसका? तो लैक के बारे में बात कर रहे हैं। लैक, लैक में देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन तो मिलेगा, जू प्लैंक्टन भी मिलेगा, स्मॉल फिश मिलेगा, लेकिन लार्ज फिश जो होता है ये नहीं मिलेगा। पहला तो ये काट दो, छोटा लैक में लार्ज फिश रहेगा ही नहीं, लार्ज फिश आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? अब लार्ज फिश नहीं मिला, तो यहां पे देखिएगा, इसका हम लोग किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? बायोमास के बेसिस पे जाए, तो बायोमास के बेसिस पे क्या हुआ था? एक्वेटिक इकोसिस्टम पलट गया था, नहीं ना? तो पलटा था तो नीचे में हम लोग क्या लिखे थे? फाइटोप्लैंक्टन। इससे ऊपर क्या लिखे थे? जू प्लैंक्टन। फिर क्या लिख रहे थे हम लोग? स्मॉल फिश। और फिर क्या लिखेंगे? अगर ये रहा तो लार्ज फिश, ऐसा लिखते हैं। लेकिन लैक में मैंने बोला लार्ज फिश रहेगा ही नहीं, तो लार्ज फिश का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो लार्ज फिश नहीं है तो उसको हटा दो, हट गया, तो स्मॉल फिश तक ही रहेगा। लेकिन इसमें भी कुछ बात है, बायोमास के बेसिस पे लैक जो है ना, उसमें स्मॉल फिश भी कम ही रहता है। अब स्मॉल फिश कम रहेगा तो कहानी कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ कम रहेगा तो ऐसा होगा इसका पिरामिड। तो या तो इस तरह का बना हुआ मिलेगा आपको, इन्वर्टेड ही है, लेकिन इस तरह का, या कभी कभी बॉक्स के फॉर्म में आपको दिखाएगा कि एक छोटा बॉक्स, इससे ऊपर बड़ा बॉक्स, और इससे बड़ा और इससे छोटा ये बॉक्स। तो इसमें यही आप लिख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और स्मॉल फिश। मेडिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 नीट, तो स्पेशल पॉइंट है ये, बायोमास के बेसिस पे इन्वर्टेड हो गया था। अब क्या है, एक होता है एनर्जी के बेसिस पे पिरामिड। एनर्जी के बेसिस पे अगर बात करें, एनर्जी के बेसिस पे एक लाइन में खत्म करता हूं इसको, ऑल पिरामिड्स आर अपराइट।
सीधा होता है, कोई भी उल्टेगा नहीं। क्यों नहीं उल्टेगा? क्योंकि एनर्जी का फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल है। उलट क्यों नहीं रहा है? बिकॉज फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिट डायरेक्शनल। एनर्जी का फ्लो क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल होता है। तो एनर्जी के बेसिस पे कोई भी पिरामिड पलटेगा नहीं, है ना। तो दो पिरामिड यहां पलट गया। नंबर के बेसिस पे कौन पलट रहा है? ट्री इकोसिस्टम। और बायोमास के बेसिस पे कौन पलट गया? एक्वेटिक इकोसिस्टम बायोमास के बेसिस पे पलट जाता है। और किसमें कोई भी पलटा नहीं, तो एनर्जी के बेसिस पे कोई भी पिरामिड पलटेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। क्लियर है यहां तक? पिरामिड में इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है। क्या है इसका लिमिटेशन? पिरामिड का पहला ही लिमिटेशन शुरू में ही बताया। क्या है लिमिटेशन? पहला लिमिटेशन आप ही अभी पढ़ाया, पड़ोसी बताएगा। लिमिटेशन ऑफ पिरामिड में एक पिरामिड का लिमिटेशन अभी जस्ट बताया था, स्टार्ट करते ही वक्त बताया कि पिरामिड का लिमिटेशन, पहला ही लिमिटेशन है कि वो एक चीज को एकोमोडेट नहीं कर सकता है। किसको बताओ? अच्छा चलो ये बता दो, छोड़ो। दूसरा क्वेश्चन आसान सा। कौन सा पिरामिड उल्टा होता है? दोनों मिल के बताओ। कौन सा? एक्वेटिक। तो एक्वेटिक का तो सीधा लिखे। कितने लोग को पता है कौन सा पिरामिड उल्टेगा? उल्टा पिरामिड। दो पिरामिड मोस्टली बच्चे को पता है, पक्का ना? पता है? ऐसे क्या दिखा रहा, बता ना। पढ़ाते वक्त समझ ही गए होइएगा क्यों पूछा गया, है ना। जब लेक्चर हो ना तो ध्यान से सुनना है। मैंने पहले भी बताया, इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इकोलॉजी को जान के मैं बचा के रखा था। इकोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों को बहुत हल्के में बहुत लोग लेता है, और इसको मैं जान के लास्ट में करता हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम रहेगा डिटेल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है अभी नया वाला जो आया है बहुत ही कंसाइज वे में लिख दिया है। कंसाइज वे में पढ़ा दूंगा तो बुझाएगा ही नहीं, क्या होगा, रट्टा मारना पड़ जाएगा सब। तो मैं देखता हूँ लास्ट में, जैसे अभी टाइम है, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से खत्म होगा, तो इसीलिए हम आराम से जा रहे हैं। वही अगर लगता कि टाइम बहुत कम बचा है तो 3-4 क्लास में लोग इकोलॉजी निकाल देता, इवोल्यूशन 2 क्लास बहुत है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम अगर बचा तो केवल इवोल्यूशन में 4 चैप्टर है। पुराना एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हो पुराने वाले से, पुराने एनसीईआरटी में इवोल्यूशन 4 चैप्टर दिया हुआ था। अब क्या किया है, उस चारों को इतना ना कंप्रेस फॉर्म में लिख दिया है अभी नया वाले में, कि अगर डायरेक्ट नया वाले में घुस जाओ तो बुझाएगा ही नहीं क्या हुआ। तो मान लीजिए अगर टाइम नहीं रहता, हड़बड़ाए रहते आप लोग, तो नया वाला एनसीईआरटी निकाल देते, इकोलॉजी में वो भी यही करके निकल जाते। और अगर टाइम है, जैसे देखा कि टाइम बचा लास्ट में, तो इसीलिए अब आराम से कर रहे हैं, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ लेक्चर सुना हुआ रहेगा तो बन जाएगा। जो बच्चे पिछले क्लास किए हैं और आज सारा बात समझ में आ रहा है। इकोसिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है जो पढ़ा रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएगा उठ के। और ये चैप्टर कल पढ़ाया और आज हमको लगता है एक क्लास और लेंगे,
1 से 2 क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास और लगेगा इस चैप्टर में। और उसके बाद जो डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी तो याद करने वाला चीज़ है, डेटाबेस बात है। उसको न भी पढ़ाऊँ ना तो बच्चा चाहे तो खुद भी कर सकता है डाइवर्सिटी में। उसमें ज़्यादा उलझुल नहीं है, सीधा डेटा जो दिया आपको याद रखना है। और सारा बात, मोस्टली बात वहाँ पे डेटा पे बात किया है। तो डाइवर्सिटी में फिर हमको टाइम नहीं लगेगा, हम तो तुरंत निकाल लेंगे डाइवर्सिटी। 2 क्लास बहुत है डाइवर्सिटी, है ना। तो मेन जो ये जो चल रहा है, और आप लोग गलती क्या किए, कुछ बच्चे पिछले क्लास में भी गए, मतलब मेन चीज इकोलॉजी का आप लोग छोड़ चुके हैं। लिविंग कंपोनेंट जो है बस खत्म ही होने जा रहा है, लिविंग कंपोनेंट हम खत्म करने वाले हैं। बायोटिक वाला बचेगा क्या, ये बायोटिक। तो क्वेश्चन में फंस जाइएगा। 12 क्वेश्चन मायने रखता है, 12 छोड़िए, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। एक क्वेश्चन अगर आप स्लिप किए तो 9 नंबर का लगभग डिफरेंस दे जाएगा बच्चा। मैंने बार बार बताया, आप लोग 5 ही नंबर जोड़ते हो, जबकि 9 नंबर डिफरेंस देगा। क्वेश्चन अगर आसान है, आपने गलत कर दिया, ठीक, आसान क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक दोस्त उस क्वेश्चन को सही करके आया तो उसको 4 नंबर बढ़ा ना, और आप उसी क्वेश्चन को गलत कर दिए तो 4 नंबर आपका वो जो डाउन हुआ, जो बढ़ सकता था, और 1 नंबर निगेटिव, तो आपका कितना लॉस गया, 5। तो कंपेयर किससे कीजिएगा, जो कम्पीट करेगा उससे ना। तो उसको 4 आया, आपको 5 नहीं आया, डिफरेंस कितना का गया, 9 नंबर का डिफरेंस चला गया। ये क्वेश्चन, और 9 नंबर के डिफरेंस में आपका रैंक, एक एक नंबर पे 3-3 हजार बच्चा घुसता है, एक नंबर पे 3-3 हजार बच्चा घुस जाता है एक नंबर के डिफरेंस पे। तो जरा सोचिए 9 नंबर का डिफरेंस कितना दे देगा आपको। मतलब आप टॉप करने जा रहे थे तो उसका रैंक आएगा, अगर 3 से गुना कर दिए 9 को, 27,000 रैंक आएगा। जहां टॉपर बनना था वहां पे कहा गया, 27,000 रैंक चला गया। इस तरह से रैंक वेरी करेगा। और 2 को अगर कर गए तो आउट हो गया। 2 आसान क्वेश्चन गलती करने का मतलब है आप आउट है। बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जितना बार पढ़ोगे उतना ग्रिप बनेगा। थ्योरेटिकल टाइप है। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ग्रिप बनेगा। तो इसलिए नहीं बनेगा, बायो में नहीं बनता है, बायो बनता है, तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बनता है। तो नहीं बनने के पीछे का रीज़न है, या तो आप नहीं पढ़े, टीचर नहीं पढ़ाए, या एब्सेंट हो गए, बहुत सारा बात है। देखिए बायो में शिकायत है तो वो कीजिए, बाकी का शिकायत वो पर्सनल फिर बोलिएगा तो सुनेंगे। इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि इस साल कोशिश में है कि होल कंप्लीट, यहीं होल अपने कंट्रोल में, किसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, सब कंट्रोल रहेगा मेरा, विथ हॉस्टल फैसिलिटी, बॉयज गर्ल्स सबका। हो सकता है हम भी अगर इधर आ जाए तो बच्चे लोग को रखेंगे साथ में ही फ्लैट में, वहीं पे, और जो खाना हम खाएंगे वही खाना सब खाएंगे, तब ठीक रहेगा ना। नहीं समझे, मैं भी वही खाना खाऊंगा। मैम क्या बनाएंगे, सब लोग मिल के बना लेंगे, ऐसा क्या है। हम भी बना देंगे। हाँ, हम तो आराम से किचन में घुसते हैं, हम तो आज भी घुस थे किचन में। आज थोड़ा सा टाइम था, मैडम लेट हो रही थी, मेरा क्या आदत है कि मुझे टाइम पे खाना चाहिए, चाहे मुझे ही क्यों ना बनाना पड़ जाए। देखिए मैडम लेट थी तो जल्दी जल्दी चावल चढ़ा दिए, और हम लेके गए थे साग सरसों का, तो सब्जी बना के रखी थी, हम सरसों का जल्दी जल्दी काट उठ दिए, मैडम जल्दी जल्दी उसको बाकी प्रोसेस कर दी, तो क्या दिक्कत है, घर का काम है, अपना घर का, शर्म किस बात का। हमको तो मौका मिले तो घर में हम लोग झाड़ू पोछा भी लगा ले, क्या दिक्कत है। देखिए यही तो मेंटेलिटी है। कभी मैं कुछ दिन पहले जापान और चाइना दोनों का स्कूल का देख रहा था कि कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चे को, मैं तो देख के दंग रह गया।
पता है, कोई साफ सफाई करने वाला वहां नहीं है। जो बच्चा वहां पढ़ रहा है वही साफ सफाई करता है क्लासरूम का, पूरा फील्ड का लेटरिंग रूम तक धुलवाता है बच्चे से। और बताओ, सबका बांधा हुआ रहता है। हम तो देख के दंग रह गए, हम सोचे कि यहाँ बिहार में करवा दें। एक दिन अगर बच्चे लोग से झाड़ू लगवा दो तो उसका 4 गो गार्जियन आके डंडा लेके खोजेगा कि झाड़ू लगाने भेजे थे क्या बच्चे को। सरकारी स्कूल में होता है तो अच्छी बात है, प्राइवेट की बात बता रहे हैं वहां का। और एक सरकारी की जो बात की है तो सुनिए उसका भी, अमेरिका का हम सरकारी स्कूल का देख रहे थे कैसे करता है। तो हम तो देख के दंग रह गए, वहां का प्राइवेट स्कूल से फार बेटर सरकारी स्कूल है। फुल सुविधा है, सुविधा सुविधा सब कुछ। हम देख के दंग रह गया। यहाँ का सरकारी में चले जाओ, अगर आपको बाथरूम लगा है तो सोचना पड़ेगा किधर जाए, नहीं तो खाली है फील्ड। नहीं, बोलते हुए शर्म आता है, खराब लगता है, मैं भी इंडियन हूँ। यहाँ का सरकारी स्कूल का ये दयनीय स्थिति बना के रखा है। और ऐसी नहीं है कि सरकार सब चीज आप सरकार पे नहीं थोप सकते, उसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। सरकारी स्कूल जैसे है तो सब कुछ सरकारें करके देगी। सरकार तो बना ही दी, स्कूल बना दी, टीचर दे दी, अब क्या। वहाँ का लोकल आदमी अगर टाइट हो जाए, जैसे अभी देखिए थोड़ा सा टाइट हुआ है, जाके देखिए स्कूल में अटेंडेंस बढ़ा है कि नहीं। लोकल आदमी टाइट हो जाए तो एकदम काम करवाएगा, टीचर से काम नहीं करवाएगा। किस बात का उसको, लोकल आदमी के ही टैक्स से तो पैसा जाता है। जितना भी सरकारी कर्मचारी है तो वो लोग नौकर है, वो हम आपका नौकर है, मेरा नौकर है, आपका नौकर है। हाँ, जितना नेता सब है वो सब सेवक सब है, सेवा करना उसका जिम्मेवारी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेताजी है तो अपना गद्दी पकड़ के बैठल है, वो मालिके को नौकर समझने लगता है, तो ये तो मेंटेलिटी है। नहीं, कर्मचारी जो भी सरकारी कर्मचारी हम लोग के सुविधा के लिए है, लेकिन जाइएगा तो मांगेगा पैसा दो तो काम करेंगे। लेकिन क्या है, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। कहीं भी पैसा मांग रहा है, वीडियो बना के एगो डाल दीजिए, हो जाएगा खेला उसके साथ, है ना। लेकिन क्या है कि हम ही लोग तो फिर सरकारी में भी जाते हैं। बाद में मालूम चलता है कि हम ही लोग कि जिधर से आ रहा है आला भाई। यहाँ क्या है, यहाँ देख लो, कोई भी नेता को देख लो, किसी को भी उठा लो, जिस समय नेता बना था वो गुंडा मवाली था और आज अरबपति है। 5 साल 10 साल 20 साल में अरबपति हो गया। कहां से हो गया, कहां से पैसा आया, पूरा पैसा उसका जब्त करो। सरकारी कर्मचारी हवलदार रहता है, करोड़ों रुपया उसके घर से मिल जाता है, कहां से ले आया। आप हवलदार है तो उसी के अकॉर्डिंग ना, जैसे मान लीजिए मेरा इनकम 1 लाख रुपया है सपोज कीजिए, तो मैं कोई भी चीज 1 लाख के दायरे में कर सकता हूँ। अब मैं 1 करोड़ के दायरे में कर रहा हूं तो फंसेगा ही बंदा। अब शो करो, दिखाओ कहां से लाए। तो क्या होता है कि जब जो देखने वाला आता है ना, तो मालूम चला, मान लो 10 करोड़ रुपया मिला, जो देखने वाला है तो बोलता है एक काम करना, 2 करोड़ हमको दे दे, बाकी 8 करोड़ तू रख ले। हम बोल देंगे कि सब कुछ नॉर्मल था। तो यहाँ प्रॉब्लम ये, किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते, उसके पीछे हम लोग भी जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। ठीक है, चलिए इधर पढ़ते हैं। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिएगा। तो 12 जो एग्जाम है वो तो होगा ही, तो मैं 12 के लिए पढ़ाता भी नहीं हूँ। मेरा फुल फोकस मेडिकल पे है अभी भी, इसीलिए देखिएगा कहीं कहीं लिखा भी, यहाँ देखो नीट के लिए लिखा ना, अगर 20 जगह लिखूंगा तो गारंटी 1 से 2 को टकरा जाएगा। अब क्वेश्चन तो है नहीं कि सब सही आ जाए, पैसा रहता तो मजे आ जाता, तब तो भीड़ लगा रहा था नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन बता देते, जैसे पहले कुछ इंस्टीट्यूट करते थे, पहले कुछ इंस्टीट्यूट, नाम नहीं लेंगे, नहीं नाम नहीं लेंगे, लाइव में माइक ऑफ करके नहीं। हाँ।
एक बात दिमाग में डाल लीजिए, कुछ सीट नॉट ऑल। जैसे 1 लाख टोटल से 1,08,000, अब तो बढ़ा दिया, 1,12,000 के आसपास, 1,12,000 प्राइवेट और सरकारी लेके, सरकारी 48,000 के आसपास है, 48,000 मोटा मोटी 50 मान लो ना। तो उसमें आप मान के चलो 500 से 1,000 सीट सेटिंग जाएगा ही जाएगा, ये मान लीजिए। हर एक एग्जाम का, एक एग्जाम का नहीं, सबका। काहे आप जरा सोचो, अगर मैं क्वेश्चन सेटर हूं तो मैं चाहूंगा ना कि मेरा भाई भतीजा ये सब पास कर जाए, तो हम नहीं देंगे उसको। जो क्वेश्चन रिव्यू कर रहा है वो अपना भाई भतीजा को नहीं देगा। जहां क्वेश्चन प्रिंट करने जा रहा है, कोई तो करता होगा प्रिंट, तो वहां नहीं जा रहा होगा। ठीक है, गोपनीय तरीके से करता है, लेकिन थोड़ा 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 तो लिख कहीं ना कहीं है। क्या कि सब काम एक आदमी तो कर नहीं सकता है। अब मान लीजिए हम ही हैं, हम ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका क्वेश्चन सेट कर लें, हम ही प्रिंट भी कर रहे हैं, हम ही क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे इंडिया में, पॉसिबल है? हर एक जगह लिंक है और हर एक जगह आदमी करता है, और आदमी कर रहा है तो आदमी तो पैसा का भूखा है। माल दिखा दो उसको, बोलो 10 करोड़ रुपया देंगे, क्वेश्चन बाहर निकालो। मान लीजिए हम, मेरे पास ही क्वेश्चन है, हम लेके जा रहे हैं, आपको बोल रहा है सर 2 मिनट के लिए खाली क्वेश्चन दिखा दीजिए, 2 मिनट, फिर रख लीजिएगा। और वो लोग अपना स्कैनर लेके 2 मिनट में तो स्कैन हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो जाएगा? फट से स्कैन करेगा, दे देगा वो क्वेश्चन, कहेगा हो गया, खेला खत्म। और उसमें बोलेगा 10 करोड़ रख लीजिए सर, तो कहेंगे दे दे भाई, किधर से पैकेट उकेट में हटेगा कि नहीं। ऐसे ही होता है। तो कुछ तो लीकेज हर एक जगह है, वो मान के आपको चलना होगा, माइंड मेकअप करके चलना होगा। नहीं, पिछले साल जो बिहार का जो पकड़ाया वो सब कहाँ कुछ हुआ, क्या हो गया उसका? 2 दिन न्यूज में रहा, कहानी खत्म। उन लोग के पास पैसे इतना है कि जाके उछल देगा। मान लो जो पकड़ा, थाना वाला पकड़ा, तो थाना वाला में ले जाके 10 लाख रुपया पहुंचा दो, भगा देगा, भाग गया, ऊपर चला गया। जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ेगा, माल उतने ज्यादा उलझेगा। काहे कि जानता है ये को पकड़ाएगा तो पूरा चेन पकड़ा जाएगा, तो चेन को ब्रेक करना जरूरी है। नहीं मान रहा है, मान लो मरवा देगा। मूवी नहीं देखते हो? चेन में अगर कहीं से लग रहा है कि कोई, किसी को लग रहा है कि बहुत बड़ा पकड़ाने वाला है, भेज देगा एगो शूटर को, 2 को ठोक के चल जाएगा, खेले खत्म, चेने तोड़ दिया। उसके बाद का चैन को पता ही नहीं है। काहे कि यहाँ डायरेक्ट कोई किसी से नहीं मिलता है, यहाँ चैन बना रहता है। यहाँ चैन में 1-2 स्टेप अगर खाली कर दिए, जोड़ते रहिए ना, साल भर लग जाएगा, फिर नया एग्जाम आ जाएगा, फिर लोग नए में लग जाता है। इस तरीके से काम होता है ना। कभी भी, अभी क्या बोला, कोई भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कोई भी डायरेक्ट सोचोगे कि आप मिल लो तो पॉसिबल ही नहीं है, सब लिंक पे है ना। पता नहीं चलेगा आप किससे मिले हैं, बस आपका काम होगा। इस तरह से काम करता है वो, बहुत साइलेंट मोड में काम करता है ना। और अभी जो ये चुनाव से पहले जो हुआ था नीट वाला एग्जाम, आपको क्या लग रहा है कौन सेटिंग हुआ था? मास लेवल पे सेटिंग था, मास लेवल में था। मतलब अभी तक के हिस्ट्री में उतना सेटिंग नहीं हुआ होगा। सबका होता है। बाद में मिलिएगा, बताएंगे। चलिए, किसका नहीं होता है यहाँ यूपीएससी का? तो जो पकड़ाए थे, क्या नाम था, बिहार के तो थे, नहीं पता है? अरे नहीं, उनका नाम तो बहुत फेमस है, उनका ले सकते हैं नाम, देखिए ना, रंजीत डॉन। यूपीएससी का क्वेश्चन आउट करते थे ना वो। नहीं, बीच में आया था, आप लोग छोटे होइएगा। तो हर एक का होता है, किसी का भी देखो, क्वेश्चन कौन बनाएगा? कोई टीचर बनाएगा। क्वेश्चन सेट कौन करेगा? कोई टीचर। क्वेश्चन टाइप कौन करेगा? तो कोई टाइपिस्ट। क्वेश्चन प्रिंट कौन करेगा? कोई प्रिंटर वाला। क्वेश्चन को लाएगा कौन? कोई कर्मचारी लाएगा। अब ऑफिसर तो नहीं ले जाएगा कि ला क्वेश्चन लेके जाए। मान लो जहां प्रिंट हो रहा है, जहां मास लेवल पे उसका कहिए कि 35 लाख 40 लाख क्वेश्चन बन के आ रहा है, वहां एक सेट एक्स्ट्रा प्रिंट कर देगा, पता चलेगा। और लोग डायरेक्ट प्रिंट उसे नहीं करता है, जैसे पहला पेज मारा, अरे खराब आ रहा है, एक पेज खींच के निकाल दिया। दूसरा पेज मारा, खराब आ रहा है, नहीं, टेस्ट वाला सब निकाल देगा। उतने में तो सेटर सब तो ताक में रहता है, कचरा से निकाल लेगा वो क्वेश्चन। कहा कि उसके लिए तो गोल्ड है, उसके लिए वो क्या है, गोल्ड है क्लास में। हाँ,
फिर नहीं, हम तो फिर 1:45 में निकल जाएंगे, तो जल्दी आओ। समझे? तो इस तरीके से खेला होता है, खेला। तो उसमें क्या है कि टेंशन नहीं लेना है, कुछ क्वेश्चन हर एक एग्जाम कुछ हर एक एग्जाम में जाते हैं। आपको क्या करना है, उसको छोड़ के बात करना है, उसको छोड़ दीजिए। जैसे लगभग 48,000 सीट है सरकारी में, आप 1,000 हटा ही दो, 47,000 में फाइट करेंगे। आपको एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए नहीं, तो ये चीज़ है। 47,000 है, कम है उल्लू। हाँ, पूरा 1,12,000 के आसपास सीट है। 1,08,000 पहले था, 1,12,000, तो उसमें प्राइवेट कॉलेज इंक्लूडिंग। अब प्राइवेट में कहीं भी जाइएगा, प्राइवेट कहीं भी जाइएगा आज के डेट में लमसम 1 करोड़ रुपया, उससे नीचे बात ही नहीं होगा। प्राइवेट कहीं भी जाइएगा तो लमसम 1 करोड़ रुपया आपके पास गार्जियन के पास है तो दीजिए। तो 1 करोड़ आप अपना बचा सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा पढ़ के बाबूजी को बोल दो। जैसे मेरी एक स्टूडेंट गई, उसके फादर भी डॉक्टर थे। बाबूजी पहले बोले कि भेज देते इसको प्राइवेट में, मेरे से बात हुआ, लेकिन देखे स्टूडेंट तैयारी करने के लिए तैयार थी, अच्छी स्टूडेंट थी। वो बोली पापा एक चांस और दीजिए, है ना। लेकिन वो मेरे सामने बोलती है एक शर्त पे। तो उसके बाबूजी बोले क्या? तो बोलती है अभी तो आप प्राइवेट में दीजिएगा तो 1 करोड़ रुपया से ऊपर लग जाएगा, हम निकाल लेंगे तो थार गिफ्ट करना पड़ेगा और एगो आईफोन लेंगे। 2 गो दी। बाप को भी लगा कि 1 करोड़ बचा देगी तो क्या दिक्कत है थार देने में, एगो आईफोन देने में। डन, मेरे सामने डन, निकाल लियो। तो मिलेगा क्या नहीं, बाबूजी खुद डॉक्टर थे। पैसा का कमी थोड़ी था, 1 करोड़ जो दे रहा था पैसा का उसको कमी थोड़ी था। 1 करोड़ दे रहा था वो प्राइवेट में, निकाल लियो, है ना। 1 साल लेट लगा लेकिन निकाल ली, तो 1 करोड़ बचा ही ना अपने बाबूजी का। तो किसका बचाई? बाबूजी का। उसी में से एगो थार ले ली, एगो आईफोन ले ली, हो गया मस्त, उसका पर्सनल थार, है ना। चलिए इधर लिमिटेशन ऑफ पिरामिड, लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। इकोलॉजिकल पिरामिड का कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है कि फूड वेब को एकोमोडेट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, जरा सा गौर कीजिए। देखिए इसमें जब भी हम लोग लेते हैं तो क्या लेते हैं, T1 लेते हैं, T2 लेते हैं, T3 लेते हैं और T4 लेते हैं। ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, नहीं। तो ट्रॉपिक लेवल में जो बात करेंगे तो यहाँ पे देखो फूड वेब में, फूड वेब में तो ट्रॉपिक लेवल गड़बड़ गड़बड़ है ना। जैसे ये प्लांट है तो T1 तो ले लिए इसको, लेकिन अगर ये है तो फिर कहाँ जाएगा, T2 में। और T2 में देखो ये सब भी आ रहा है, T2 में ये भी आएगा, मतलब वैसा। या नहीं तो इसको छोड़िए, एक और आसान सा एग्जांपल लेते हैं। देखो आसान एग्जांपल कहाँ गया, आसान सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एक प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, प्लांट, तो ये जो प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, नाम सुने हो, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फूड बनाएगा। तो लाइट के प्रेजेंस में ये फूड बना रहा है, तो आपको पता है कि ग्लूकोज बनाएगा इंसेक्टिवोरस। और ये अपने लीफ को ये क्या किया है, मॉडिफाई करके भी रखा है। अपने ही लीफ को पीचर प्लांट, जो आप नाम सुने होइएगा, ये पीचर प्लांट पीचर बना के रखा है, मॉडिफाई किया है। इसका ये मॉडिफिकेशन जो होता है लीफ का ही है। अब क्या है कि लीफ का मॉडिफिकेशन करके रखा है, तो जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट उड़ते उड़ते आएगा और यहाँ फंस जाएगा इसमें, और ये अपना ढक्कन को क्लोज कर लेता है, लीफ को क्लोज कर लेगा। तो ढक्कन क्लोज कर लेगा तो इंसेक्टिवोरस भी हो गया। तो जरा गौर कीजिए, मैंने आपको क्या बताया, ग्रास को खाने वाला रेबिट है, इसको खाने वाला फॉक्स है, इसको खाने वाला लायन है, नहीं। इसको बोले थे T1 है, इसको बोले थे T2 है, इसको बोले थे T3 है, इसको बोले थे T4 है। तो जो फोटोसिंथेसिस करता है वो किस में आएगा, T1। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, किस में आया, T1 में आया। और इंसेक्ट को खाने वाला, तो प्लांट के ऊपर रहता है इंसेक्ट, इसको खाने वाला तो किस में आ गया, T3 में। तो ये T1 में भी है, इंसेक्टिवोरस प्लांट T1 में भी आता है और T3 में भी आता है। अब पिरामिड में किस में रखोगे,
फंस गया यहाँ मैटर, नहीं फंस गया यहाँ मैटर। तो वैसा वैसा ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल में है उसको पिरामिड में नहीं रखा जा सकता है। पिरामिड जब भी बनाया जाएगा फूड चेन का बनेगा, फूड वेब का कभी नहीं बनेगा। नहीं तो ये सब क्या है, पिरामिड का लिमिटेशन है। सेप्रोफाइट को कोई जगह ही नहीं दिया गया, जबकि एसेंशियल है हमारे इकोसिस्टम के लिए। मैंने बोला था पिछले क्लास में बताया था, दो चीज हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। पहला प्रोड्यूसर जो प्लांट है, और दूसरा कंज्यूमर। कंज्यूमर में कौन सा, माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो न भी रहे तो कहानी चल सकता है। अब माइक्रो कंज्यूमर में कौन, बैक्टीरिया और फंजाई की बात कर रहा है। तो बैक्टीरिया और फंजाई को पिरामिड में कहीं बात किए, एक भी जगह नहीं आया। इवन फूड चेन में जगह नहीं दिया गया वो लोग को। तो ये 3 लिमिटेशन है पिरामिड का। क्या क्या लिमिटेशन हो गया, मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल वाले को एकोमोडेट नहीं कर सकते, फूड वेव को एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, और सेप्रोफाइटिक को कहीं भी कोई जगह नहीं दिया गया। ये 3 लिमिटेशन आता है पिरामिड का। तो लिमिटेशन ऑफ पिरामिड जब भी पूछेगा तो यही 3 आंसर करेंगे हम लोग। क्लियर है, तो आइए लिख दे। लिमिटेशन की बात कर रहे हैं पिरामिड का। पिरामिड का लिमिटेशन, तो मैंने क्या बोला, 3 लिमिटेशन इसका है। पहला लिमिटेशन क्या, इट डज नॉट टेक, ऐसे लिखो, द ऑर्गेनिज्म which depends on more than 2 tropic level या more than 1 tropic level is not included in ecological pyramid. Which represent more than 1 tropic level are not included in ecological pyramid. तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा किसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में इट डज नॉट या डजंट, किसको नहीं किया, एकोमोडेट फूड वेव। फूड वेव को ये एकोमोडेट नहीं कर सकता इकोलॉजिकल पिरामिड। और इसका क्या है कि सेप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं दिया गया। तो सेप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूड। सेप्रोफाइट्स कहने का मतलब बताओ, डिकम्पोजर सब जो आ जाएगा, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो ग्रो करेगा, आर नॉट इंक्लूड्स इन इकोलॉजिकल पिरामिड। सेप्रोफाइट्स को कोई जगह ही नहीं दिया गया। नहीं, इकोलॉजिकल पिरामिड में सेप्रोफाइट्स को कोई जगह